सो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था कि कैसे फ्रिक्शन वेरी करता है और कैसे आप फ्रिक्शन के अंदर बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन का कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम आज लॉ फोर्सेस जो हमारे पास मोशन जो लॉ ऑफ मोशन है हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको साथ उनके एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे विद डेफिनेशन। तो ये सभी हमारा आज का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 ऑफ लॉज ऑफ मोशन है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन थी ऐसे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है, वो भी 3 ही है। जो पहला है उसको बोला जाता है एज यूजुअल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जो सेकंड है, सेकंड को बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम भी बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है थर्ड। जो थर्ड है वो एग्जैक्टली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसको लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोला जाता है। और ये इसके बारे में शायद आपने सुना भी हो, सबसे फेमस यही है। अभी हमने पहले पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन और अभी हम आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मीन्स दोनों के एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं ये आपको नॉर्मली फ्यूचर वैल्यूज देती है और जो लॉज ऑफ मोशन है ये आपको नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू देते हैं। मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जब भी कोई वैल्यू पुट करोगे, जैसे सपोज ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको u और a की वैल्यू गिवन है, साथ में आपको टाइम दे दिया गया दैट आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये जो आफ्टर 10 सेकेंड है ये क्या है, फ्यूचर है कि आगे क्या होगा 10 सेकेंड के बाद। तो आप 10 सेकेंड के बाद इसमें v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको ऐसे गिवन होगा, ये तो फ्यूचर वैल्यू निकल गई, एक ऐसा हो सकता है कि पास्ट वैल्यू निकालनी पड़ जाए जिसमें आपको ये गिवन हो दैट करंट वेलोसिटी इज दिस, सपोज x, एक्सेलरेशन इज समथिंग लाइक y और टाइम इज 10 सेकेंड। तो बताओ कि जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो क्या वैल्यू थी वेलोसिटी की। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं, किससे, प्रेजेंट वैल्यू से। ये प्रेजेंट से आपको पास्ट वैल्यू दिलवा सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं। बट जो लॉज ऑफ मोशन है वो जो प्रेजेंट वेरिएबल्स है, प्रेजेंट वैल्यूज हैं, नॉर्मली उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसमें करंट में जो भी होगा हमेशा करंट में होगा, पास्ट और फ्यूचर में आपको प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन नहीं निकालना। ठीक है, तो ये एक
बेसिक सा डिफरेंस है इक्वेशन ऑफ मोशन में और लॉज ऑफ मोशन। तो हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन करने के लिए हमें पहले कंसेप्ट हैं कुछ जो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले है स्टेट। तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट represents its current situation. Suppose an object is in motion. Then its state is motion. ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी? रेस्ट। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्टेट मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टेट रेस्ट। तो ये तो हो गया स्टेट। इसके बाद आता है कंसेप्ट इनर्शिया का। इनर्शिया मीन्स inability of a body to change its current state. मीनिंग, अगर कोई बॉडी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे कोई बॉल है। ये ऐसे रखी हुई है। जब तक आप इस पे कोई बाहर से ऐसे कोई फोर्स नहीं लगा देते, तब तक ये बॉडी यहीं पे एज इट इज ही रखी रहेगी इसी सिचुएशन में। मीन्स अगर कोई बाहर की एनवायरनमेंट या कोई कंडीशन नहीं बदलती, आप एक ग्राउंड को बेंड नहीं कर देते या कोई स्ट्रॉन्ग विंड नहीं चलती या कोई भी ऐसा बाहर से कोई आउटसाइड फिनोमेना अगर नहीं हो रहा, सब चीजें एज इट इज हैं जैसी स्टार्टिंग में थी, तो जो ये बॉल है यहीं पे रहेगी एज इट इज परमानेंट। ये है इनर्शिया की डेफिनेशन। मीन्स कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। ये हो गया इनर्शिया। और इनर्शिया दो टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये पहला टाइप है, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सेकंड टाइप है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में भी रेस्ट पे है ही रहेगी और पास्ट में भी रेस्ट पे ही थी। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर कोई प्रेजेंट में बॉडी मोशन में है तो फ्यूचर में भी मोशन में ही रहेगी और पास्ट में भी किस में थी? मोशन में थी। और इसके लिए कंडीशन क्या है इन दोनों चीजों के लिए? नो एक्सटर्नल फोर्स, कि बाहर से कोई भी फोर्स या बाहर से कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से कोई फोर्स आ जाता है तो फिर ये चीजें वैलिड नहीं रहेंगी।
अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाता। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनर्शिया होगा, और इनर्शिया भी रेस्ट का हो सकता है, मोशन का हो सकता है। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो वो मूव ही करती रहेगी। बट अगर आप डेली लाइफ में देखो अपना, कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो अभी मूविंग पे है, तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लेते हैं। ये ग्राउंड है सपोज, आपके पास ये गाड़ी एक, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये ऐसे जा रही है सामने। ठीक है, अभी आप क्या करते हो, ये चल रही है, अब आप थोड़े टाइम के बाद ना इसका इंजन ऑफ कर देते हो। आपने कर दिया क्या, इंजन को ऑफ कर दिया। इंजन ऑफ करने से क्या होगा, आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया इंजन ऑफ। इंजन ऑफ करने के बाद क्या होता है, धीरे 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 जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे जाके रुक जाएगा। सपोज इसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है कि आपकी गाड़ी यहाँ पे जाके रुक जाती है, और अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो इंजन ऑफ करने के बाद आपकी गाड़ी लगभग कितना चली, ये आपकी गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, नहीं आप इतना डिस्टेंस लेंगे, बिकॉज जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है किसी बड़ी गाड़ी का भी, तो आप हमेशा टायर टू टायर करेंगे। मीन्स फ्रंट टायर टू फ्रंट टायर ही करेंगे, बैक टायर टू बैक टायर ही करेंगे। जो भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एक साइड पे लेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने ये वाला टायर ले लिया फ्रंट टायर, तो यहाँ पे मान लो आया, तो हम डिस्टेंस भी यहाँ पे फ्रंट टायर टू फ्रंट टायर ही मेजर करेंगे। तो आपकी गाड़ी ने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद तो गाड़ी रुक गई। और आप बोलोगे कि सर इस पे तो हम स्टार्ट, जब इंजन ऑफ हो उसके बाद कोई फोर्स भी नहीं लगा। तो यहाँ पे फोर्स लगता है, और वो कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और कहाँ पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो यहाँ पे टायर्स में, जो टायर है और ये सरफेस है जो आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से जो ये स्टेटमेंट हमारी नो एक्सटर्नल फोर्स वाली, ये होल्ड नहीं कर पाती कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है। एक्सटर्नल फोर्स लगने से जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो ये फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन। यहाँ पे भी जब आपने इंजन ऑफ किया तब भी फ्रिक्शन लग रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन यहाँ पे भी लग रहा था जब इंजन ऑन था, तब भी फ्रिक्शन लग रहा था। अब फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, और वो मोशन को धीरे धीरे रिड्यूस करता जाता है, और एट कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है। इसलिए जो आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ जो मोशन है, उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे क्या, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, स्टैंडिंग है, और आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उस पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगता। इसलिए जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कैन बी easily observed in day to day life. But inertia
of motion can only be observed under special conditions in laboratory. और इन स्पेस। जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके एग्जाम्पल आपको सिर्फ लेबोरेटरी में देखने को मिलते हैं या फिर स्पेस में देखने को मिलते हैं। अब वो एग्जाम्पल कैसे हैं वो अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि वो एक्चुअल एग्जाम्पल कैसे होते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के केस में क्या होता है कि क्या किया जाता है, जैसे अब जो हम ये जो रोड बना रहे थे इसी टाइप का एक सेम रोड बनाया जाता है। एक्चुअली ये रोड नहीं होता बट आप इसको अभी समझने के लिए रोड ही मानिए। ये क्या होता है, सुपर मैग्नेट। मीन्स आप ये बोल सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस एक और मैग्नेट लिया जाता है, ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, और ये मैग्नेट और ये सुपर मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, गैप। गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट, अगर गैप क्रिएट है मीन्स नो सरफेस कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मीन्स ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। टच नहीं करे तो मीन्स क्या होगा, कोई सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर कोई सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं है तो नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिकली थोड़ा फ्रिक्शन रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये गैप एग्जैक्टली गैप नहीं है क्योंकि यहाँ पे एयर तो है, थोड़ी बहुत हवा तो है। तो फिर क्या किया जाता है, बिल्कुल फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम एयर को भी बाहर निकाल देते हैं, क्या क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम। तो ये बन जाता है वैक्यूम गैप, और वैक्यूम गैप बन गया तो कोई फ्रिक्शन नहीं रहता। अब इस सिचुएशन में अगर ये मैग्नेट को मूवमेंट दे दी जाए, ये मैग्नेट को अगर कोई वेलोसिटी दे दी जाए और ये रोड भी इंडेफिनिट मीन्स रोड भी बहुत लंबा हो, तो ये मैग्नेट परमानेंट मोशन करता ही रहेगा। यहाँ पे आप जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे इजिली मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ये सर्च करके ऐसे आप ऐसे सर्च कर सकते हो, मैग्नेट मूविंग ऑन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ऐसे करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। ये था पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल, पर ये लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है कहाँ पे, स्पेस में। ये स्पेस में पॉसिबल होता है, कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये है सन। अब इसके अराउंड क्या है, अर्थ रोटेट करती है सर्कुलर ऑर्बिट में। सपोज कीजिए ये है अर्थ। अब अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, सो अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इसका एग्जांपल हम नहीं ले सकते इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए। बट सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है
जैसे एस्ट्रॉयड वगैरह होते हैं जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये वाला डिस्टेंस है जो ये बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो अब ये ऑब्जेक्ट है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा। मींस अगर ये रेस्ट में है वहां पे तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगा, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगने लग जाए किसी और ऑब्जेक्ट का या सन का या किसी प्लैनेट का। तो ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। ठीक है, तो हमने स्टेट कवर कर लिया, इनर्शिया कवर कर लिया। स्टेट क्या था, अगर मोशन है तो स्टेट मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्टेट मोशन है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टेट रेस्ट है। इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट को बदलने वाला नहीं है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, और हमने दोनों के एग्जाम्पल देख लिए, रेस्ट वाले एग्जाम्पल देख लिए और मोशन वाले एग्जाम्पल देख लिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो अब आते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पे। फर्स्ट लॉ, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, if no external force act on a body, then आप इसको ऑब्जेक्ट लिखिए यहाँ पे, बॉडी नहीं, then object will keep its state। एग्जैक्टली जो आपने इनर्शिया में पढ़ा था, बस इसमें साथ में क्या जाता है, नो एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया में जो नो एक्सटर्नल फोर्स है वो डेफिनेशन में नहीं आता, इनर्शिया की डेफिनेशन में नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, वो कंडीशन में आता है कि एक उसके साथ एक कंडीशन अटैच्ड है, और इसी कंडीशन को आप साथ में अटैच कर दो, डेफिनेशन में ही अटैच कर दो, तो बन जाता है फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बाहरी फोर्स, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं और रिजोल्व करते हैं। तो जो हमारी इसमें स्टेटमेंट है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या होगा, अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं है तो कैसी कंडीशन है ये, बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन कब होती है, जब क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अब नेट फोर्स जीरो होने के हमने एग्जांपल देखे हैं फ्रिक्शन के केस में भी ऑलरेडी। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट और ग्राउंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रीन पार्ट है ये दोनों के सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई किया, ये हो गया अप्लाइड फोर्स।
जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होता है, फिर साथ में फ्रिक्शन आता है। हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको आगे फर्दर कि सपोज हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अप्लाइड फोर्स है जो वो 1 न्यूटन है और नो मोशन। आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और कोई मोशन हुआ ही नहीं। फिर आपने 2 न्यूटन किया, नो मोशन, कोई मोशन फिर भी नहीं हुआ। आपने 4 न्यूटन किया, नो मोशन, फिर भी कोई मोशन नहीं हुआ। और आपने किया 5 न्यूटन, फिर क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, तो हम पहले 1 न्यूटन को, जो 1 न्यूटन वाला कंडीशन है, हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो अप्लाइड फोर्स है अब की बार 1 न्यूटन है। जैसे ही आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया और कोई मोशन नहीं हुआ, मीन्स नो मोशन है, तो किस टाइप के फोर्स लग रहे होंगे इस पे, बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे। ठीक, बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, मतलब कोई मोशन नहीं है, वो अपनी स्टेट को कीप करेगा। बैलेंस फोर्स है मीन्स नेट फोर्स कैसा हो गया, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अगर नेट फोर्स को 0 करना है, आपने तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया यहां से, तो उसका रिवर्स भी तो आना चाहिए, तभी तो बैलेंस फोर्स 0 होगा। अगर इस ये एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स में 1 न्यूटन है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी 1 न्यूटन होना चाहिए, तभी 0 होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन आएगा वो कहां से आएगा, फ्रिक्शन से आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा 1 न्यूटन, नेट फोर्स 0 हो गया और कोई मोशन नहीं हुआ। तो इज इट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ, तो क्या इसको हम पहले लॉ का एग्जाम्पल मान सकते हैं, तो आंसर है नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पहले लॉ की कंडीशन क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए कंडीशन, बट हमने तो फोर्स अप्लाई किया हुआ है ये। तो अब अगर हम एक और कंडीशन ले लें, अब हम क्या करते हैं, इसी में जो ये फोर्स अप्लाइड है इसको अगर हम 0 कर दें, फोर्स अप्लाइड 0, हमने 0 फोर्स अप्लाई किया, और आप देखिए अगर आप ऊपर 1 न्यूटन में कोई मोशन नहीं हो रहा था, 2 न्यूटन में कोई मोशन नहीं हो रहा था, 4 न्यूटन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा था, तो अगर यहाँ पे 0 न्यूटन होता तो भी नो मोशन ही होता। तो हमने 0 न्यूटन अप्लाई किया, तो ये कैसा रहेगा, नो मोशन। नो मीन्स मोशन मीन्स फिर से बैलेंस कंडीशन। ठीक है, बैलेंस कंडीशन हो गई। बैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 है और अप्लाइड फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, फ्रिक्शन भी 0 होगा। फ्रिक्शन 0 हो गया, अप्लाइड फोर्स 0 हो गया, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर का फोर्स नहीं है। तो अब ये एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, जो कि यहाँ पे लॉ ऑफ
जो फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा, फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। और प्रूव भी हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा और मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल ऐसे होल्ड करता है। आप फर्स्ट लॉ को अगर एग्जांपल लेना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके दे सकते हो। अब अगर सेम लॉ आपको, सेम एग्जांपल आपको मोशन के लिए देना हो, तो अगर हम मोशन के लिए स्टडी करें, मोशन एग्जांपल स्टडी करें, तो वो ऑलवेज क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। बिकॉज हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर यहां पे, ये इस केस में कि हमारे पास क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। प्रैक्टिकली फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो नहीं किया जा सकता। वाई रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस फ्रिक्शन इज नॉट जीरो। फ्रिक्शन जीरो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल पर्पसेस में, इसलिए हमें मोशन का एग्जांपल रियल लाइफ में देना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आइस क्यूब ऑन आइस स्लैब और आइस क्यूब ऑन ग्लास स्लैब। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है, मीन्स जीरो तो नहीं होता, कम होता है। उसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड एग्जांपल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे क्या होता है कि सपोज कीजिए ये आइस शीट है कोई, और इसके ऊपर ना आप एक बड़ा सा आइस क्यूब रख दो। ये बड़ा सा आइस क्यूब रख दिया आपने, तो क्या होता है, इस क्यूब के वेट की वजह से जब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो जो बाउंड्री है वो मेल्ट हो जाती है, मीन्स वहां पे वाटर क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। ये आइस शीट है और ये आइस क्यूब है। उसकी वजह से जो पानी है वो बीच में किसका काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, जैसे ग्रीस होता है या ऑयल हो, ऐसा काम करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। और फ्रिक्शन रिड्यूस होने से वो एक रिस्ट्रिक्टेड एग्जांपल का काम करेगा, कि जैसे वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया है जो, या फर्स्ट लॉ है मोशन के केस में होल्ड करता है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, बट कुछ टाइम के बाद वो भी स्टॉप करेगा बिकॉज फ्रिक्शन वहां पे भी प्रेजेंट है। इसके बाद हम करते हैं एक और कंसेप्ट जो रिलेटेड है वेट से, इनर्शिया एंड वेट। अब इनर्शिया हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, कि किसी भी बॉडी की, कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने वाली, उसके लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये बाइक है और एक बड़ा सा ट्रक है, और ये ट्रक का वेट है 1000 kg। ठीक, अब आपको ये बोला जाता है कि आपको दोनों को पुश करना है, या आपको दोनों को मोशन में लेके आना है पुश करके, इंजन के थ्रू नहीं, पुश करके। तो आपको किस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा और किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? यह है बाइसिकल और यह है ट्रक।
तो ऑफ कोर्स आपको फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, ट्रक में। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रक वो ज़्यादा होगा किससे, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बाइसिकल मीन्स, क्योंकि इनर्शिया ही अपोज करता है। अगर ट्रक रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो जो इनर्शिया है उसको अपोज करेगा। तो आप बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बाइसाइकिल। ठीक है, यहां से आप इनडायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो दैट जो इनर्शिया है वो वेट पे डिपेंड करता है। अगर वेट ज्यादा है, अगर वेट ज्यादा है इसका मीनिंग क्या होगा कि इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर वेट कम है इसका मीनिंग है इनर्शिया भी कम होगा। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ, उसके कुछ एग्जाम्पल और जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनकी एक्सप्लेनेशन। अब हम मूव करते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स स्टडी करनी पड़ेंगी। जो पहली टर्म है वो है मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है इसका सिंबल होता है P, और ये क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आपको याद है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो P भी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये उसका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है किसी के साथ। जो वेलोसिटी है उसके लिए क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंटम के लिए भी डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जो फोर्स होता है उसके लिए भी क्या होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम बन जाता है, और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स बन जाता है, मास को सॉरी। और आपको एक थोड़ा बेसिक फॉर्मूला इतना याद होगा कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। जो डेल्टा है वो किसका सिंबल है, चेंज का, इनटू डेल्टा टी। तो अगर आप इस वैल्यू को, इस कंप्लीट वैल्यू को यहां पे पुट करो तो जो हमारे पास F है उसकी वैल्यू क्या है, m इंटू ए। और अगर हम a की वैल्यू क्या पुट कर दें, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाता है m डेल्टा वी, m इंटू चेंज इंटू वेलोसिटी बाय इंटू चेंज इन टाइम। तो जो m डेल्टा वी है, ये देखो एम वी किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का, तो ये बन जाता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो और डेल्टा क्या है, चेंज, तो हम यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू
change in momentum by change in time, and that is second law. यही हमारा सेकंड लॉ है मोशन का। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हम एक और चीज कवर कर लेते हैं, जो कि है यूनिट मोमेंटम की। यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। तो मास की यूनिट क्या होती है? kg। और वेलोसिटी की क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो ये होती है मोमेंटम, इसकी यूनिट मोमेंटम की। और ऐसे ही फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? kg मीटर सेकंड -2 की। तो अगर आप देखोगे फोर्स की और मोमेंटम की यूनिट में सिर्फ किसका फर्क है? एक एस की पावर का फर्क है। मोमेंटम में जो टाइम की पावर यानी सेकंड की पावर होती है -1 होती है, और फोर्स में जो पावर होती है वो -2 होती है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सेकंड लॉ की डेफिनेशन होती है द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to, और आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। यहां पे आ जाएगा चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा। और मोमेंटम का फॉर्मूला है p, सिंबल p। चेंज को डेल्टा और टाइम का है t। सो F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। और यही हमने ऊपर ड्राइव किया था, यहाँ पे देखिए ये रहा चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम फोर्स। तो अब हमें ये देखना है वेरिएशन कैसे होगा। अब देखिए जो फोर्स है वो मोमेंटम पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोमेंटम। तो इससे क्या होगा? अगर जो मोमेंटम का चेंज वो ज़्यादा है तो उससे क्या हो जाएगा? जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा। मीन्स अगर मोमेंटम का चेंज बढ़ेगा, मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर मोमेंटम का चेंज और मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और ऐसे इधर अगर हम बनाएं, जो फोर्स है वो टाइम के 1/, उसके प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर में प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर टाइम इंक्रीज होगा इसका मीनिंग क्या है? फोर्स डिक्रीज होगा। अगर टाइम डिक्रीज होगा इसका मीनिंग क्या है? फोर्स इंक्रीज होगा। अब आप इसको
इस लॉ की आपको प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं। एग्जाम्पल के साथ एक्चुअल में आपको समझना क्या है। हम वो जो फर्स्ट लॉ वाला एग्जाम्पल था वही लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो सपोज कीजिए रोड है, यहाँ पे गाड़ी है और गाड़ी है और ये गाड़ी के ऊपर आप है, मीन्स आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये अभी सब किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। गाड़ी रेस्ट में है, तो जब गाड़ी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जब ये रेस्ट में है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करते हो, गाड़ी को चलाते हो। सो स्टार्टिंग में गाड़ी रेस्ट पे है, अभी आप क्या करते हो, गाड़ी को क्या दे देते हो, स्पीड दे देते हो। सपोज ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब गाड़ी किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट ना करे। तो क्या है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, वो कहाँ कहाँ होगा, यहाँ टायर्स के बीच में होगा और आपके जो फुट हैं और जो गाड़ी है उसके बीच में होगा, यहाँ पे ऐसा। जो ग्रीन पार्ट है ये फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर आपकी बॉडी पे फोकस किया जाए, तो जो आपके फुट हैं इन कांटेक्ट विद किस क्या है, कार, ठीक है। तो वो तो क्या करेंगे, जब जब कार फॉरवर्ड जाएगी, कार आगे की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, जो आपके फुट हैं उन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो आपके फुट हैं वो भी कहाँ पे जाएंगे, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएंगे। बट जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, वो क्या करेगा, वो तो किस में था पहले, वो रेस्ट में था, तो वो किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। न्यूटन का पहला लॉ, अगर कोई चीज रेस्ट में है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो किस में रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट में करेगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो तो आपके फुट्स पे लगा, ठीक है। तो जब गाड़ी मोशन में जाएगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जो आपका अपर पार्ट है वो थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा, आप थोड़ा पीछे की तरफ चले जाओगे। तो ये सब आपको किससे पता चला, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, कि आपका जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा और ये फ्रिक्शन है, ठीक है। आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो पहले यहाँ पे था, मीन्स हम इसको अगर थोड़ा वाइटिश में ड्रा करें कि पहले आप ऐसे थे, अब आप थोड़ा पीछे की तरफ चले गए, ठीक है। तो जो आप पीछे की तरफ गए ये किससे एक्सप्लेन हुआ, फर्स्ट लॉ से। अब जब अगर आप पीछे की तरफ गए हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों गए, बिकॉज आप पे क्या लगा, एक पीछे की तरफ आपके पास एक फोर्स लगा, बैकवर्ड फोर्स लगा, और ये फोर्स कहाँ से आएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आएगा, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे और टाइम पे।
अभी हम मोमेंटम को छोड़ देते हैं, सिर्फ टाइम का कंसेप्ट लेते हैं। अगर गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट करती है, स्पीड में एक्सेलरेट करती है, तो क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो कम होगा एक्सेलरेशन का। कम टाइम में एक्सेलरेट किया तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर टाइम कम हो तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और आप पीछे की तरफ क्या होगे, ज़्यादा बेंड करोगे, आप ज़्यादा पीछे की तरफ जाओगे। और यही फोर्स अगर क्या हो जाता है, यही टाइम अगर गाड़ी धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है, स्लोली स्लोली करती है, तो फोर्स कम हो जाएगा और उस केस में आप कम पीछे की तरफ जाओगे, कम बैकवर्ड लीन करोगे। तो ये है एक प्रैक्टिकल सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल स्टडी करते हैं जो कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो इस एग्जांपल से इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है जिसमें एक प्लेयर है जो क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है। प्लेयर कैचिंग ए बॉल। ठीक है, अब ये देखिए, ये पहली सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन। जब उसके पास बॉल आई हाथों में यहाँ तक, तो उसने क्या किया, पहले बॉल को यहाँ पे पकड़ा, फिर वो हाथों को धीरे धीरे पीछे रोटेट करता है, मीन्स यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए। तो जब उसके हैंड्स यहाँ से ऐसे यहाँ तक मूव किए, सपोज कीजिए यहाँ पे जो बॉल थी इस पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पे बॉल आ गई तो रुक जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, समझाने के लिए कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। वो कैसे मिलेगा, हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 5। ठीक है, हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी और ये आ जाए -5 है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो अब अगर पर्सन इस बॉल को यहीं पे पकड़ ले, मीन्स इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करके ना लाए, तो जो टाइम हुआ यहाँ से लाने का वाला टाइम था, यहाँ पे टाइम ग्रेटर होगा, यहाँ पे टाइम क्या होगा, ग्रेटर, ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम टाइम लगेगा। और यहाँ पे भी बॉल रुकेगी, मीन्स उसकी फाइनल स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 और फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ भी स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 और फाइनल वेलोसिटी 0। तो जो ये चेंज इन मोमेंटम है ये दोनों के केस में सेम रहेगा, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी में उतना ही चेंज है। बस फर्क किसका रहेगा, डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पे उसने बॉल को ऐसे ही पकड़ लिया और यहाँ पे इस बॉल को पीछे की तरफ लेके आया पकड़ के, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। अब अगर टाइम ज़्यादा होता है, मीन्स अगर टाइम बढ़ रहा है हमारे पास, तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ये हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और ये कौन सा फोर्स है, हमने बोल तो दिया फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड्स ऑफ प्लेयर। जो प्लेयर है उसके हाथों पे जो फोर्स लगेगा बॉल की वजह से, उसको,
तो जब वो जो प्लेयर है वो बॉल को अपने हाथों में पकड़ेगा तो बॉल उसके हाथों पे एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स ये है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उसके हाथों पे वो लगने वाला फोर्स उतना कम होगा, मीन्स उसको इंजरी होने के चांसेस या उसको चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके हाथों पे जो लगने वाला फोर्स है वो कम है अगर वो बॉल को धीरे धीरे पीछे लेके आता है। अगर वो बॉल को वहीं पे उसी पोजीशन में कैच करता है तो उससे क्या होगा, जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा और उसको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, एक ये एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल है, हम सरफेस का लेते हैं, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट सरफेस का। सपोज कीजिए हमारे पास दो सरफेस है। ये तो क्या है सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड रोड। किसका बना है, कंक्रीट का बना है। और ये दूसरा सरफेस है, ये ऐसे है, ये मिट्टी है, सॉइल। और मिट्टी कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सरफेस होता है। अब सपोज कीजिए आपके पास एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है। आप सेम मोबाइल को दोनों जगह से ड्रॉप करते हो, सेम हाइट से ड्रॉप करते हो। ये भी इधर ऐसे नीचे गिरेगा और ये भी ऐसे नीचे गिरता है। तो किसके केस में मोबाइल के टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है? ऑफ कोर्स सॉलिड वाले में ज़्यादा है, बट आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सेकंड लॉ लगाते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये मोबाइल है जो, जब ये इधर ऐसे ग्राउंड को टच करेगा और इधर वाला इधर ऐसे ग्राउंड को टच करेगा, तो क्या होगा, यहाँ इस केस में जो ग्राउंड है वो क्या है, हार्ड है। तो ग्राउंड विल नॉट बेंड, ग्राउंड बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम ऑफ रिएक्शन, मीन्स जब मोबाइल ग्राउंड को टच करेगा जो वो टाइम है, टाइम ऑफ रिएक्शन। और जब सारा सारा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, बहुत कम टाइम होगा, मीन्स टाइम तो डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, जबकि सोयल वाले केस में क्या होगा, जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा ऐसे बैंड कर जाएगा, क्योंकि मिट्टी है, थोड़ा सा ऐसे बैंड कर गया। और ये थी उसकी ओरिजिनल पोजीशन। एक्चुअल में स्टार्टिंग में ग्राउंड ऐसे था, तो जो ग्राउंड थोड़ा नीचे गया, नीचे की तरफ गया, उससे क्या हो गया, जो टाइम है रिएक्शन के लिए, जो टाइम लगा वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। और टाइम ज़्यादा होने से फोर्स क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला कम हो जाएगा। और अगर फोर्स कम लग रहा है तो मोबाइल के टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे आप हार्ड और सॉफ्ट ग्राउंड में के एग्जांपल में सेकंड लॉ लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल है एबीएस का। एबीएस क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये किस में होता है, गाड़ियों में होता है, कार्स में होता है, और जो व्हीकल्स होते हैं महंगे वाले अच्छे वाले उनमें लगा होता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है कि जो ब्रेक्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं। ठीक है,
शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं। क्यों लगते हैं? सो दैट कार और व्हीकल विल नॉट स्लिप ऑन रोड और टर्न ओवर, और वो पलट ना जाए, टर्न ओवर ना कर जाए। अब आपको बताते हैं कि पहले होता कैसे और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, मीन्स हो क्यों रहा है, और फिर आपको इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये नहीं होता। तो सपोज कीजिए कि गाड़ी है और ये रोड पे जा रही है, इसकी कोई वेलोसिटी है, ये रोड है और ये किसी वेलोसिटी से जा रही है। आप क्या करते हो? सडनली ब्रेक अप्लाई कर देते हो। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे, सडन आपने क्या किया? सडन ब्रेक। अगर आप सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे तो जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। टाइम कम मिलेगा मीन्स क्या हो जाएगा? जो फोर्स है लगने वाला गाड़ी पे वो ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिव फोर्स, और वो फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो ब्रेक है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा। जो ब्रेक हैं वो इस साइड में फोर्स लगाएंगे रिवर्स, क्योंकि उनको गाड़ी को रोकना है, और जो फोर्स लगता है वो उसका अपोजिट लगेगा, मीन्स ये रिएक्टिव फोर्स होगा जो सेकंड लॉ से लगेगा, रिएक्शन फोर्स सेकंड लॉ, ये आगे की तरफ लगेगा। अब टाइम इतना कम है तो ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो गाड़ी है विल स्टार्ट स्लिपिंग, तो गाड़ी स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एग्जांपल आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख चुके होंगे कि अगर आप एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं एबीएस में कि जो ब्रेक है ना वो एकदम से नहीं लगेंगे, सडन नहीं लगेंगे। वो क्या करता है, इसको ना डिवाइड कर देता है स्मॉल ड्यूरेशंस में। मीन्स इफ टू स्टॉप ए कार, we require ब्रेक्स फॉर 5 सेकेंड। अगर किसी गाड़ी को रोकने के लिए 5 सेकेंड ब्रेक लगाने की ज़रूरत है तो वो 5 सेकेंड एक ही बार में नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? 1 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करेगा, फिर ब्रेक को रिलीज कर देगा, फिर से 1 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करेगा, फिर से 1 सेकेंड अप्लाई करेगा, फिर 1 सेकेंड अप्लाई करेगा, और फिर 1 सेकेंड। वो ऐसा 5 बार करेगा। ऐसा करने से क्या हो जाता है? अब देखिए यहाँ पे टाइम तो और भी कम हो गया। पहले 5 सेकंड में अगर आप 5 सेकंड वाले ड्यूरेशन में आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उससे फोर्स इतना बढ़ जा रहा था कि गाड़ी स्लिप होने के चांसेस थे। तो यहाँ पर टाइम और भी कम हो गया, तो यहाँ पर गाड़ी स्लिप होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 सेकंड में जो गाड़ी थी वो मोशन से किस में आ रही थी? रेस्ट में आ रही थी। मोशन से रेस्ट में आने पर जो मोमेंटम में चेंज था वो भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। अगर आपको जो मोमेंट ये फोर्स का फॉर्मूला वो याद है तो वो है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मीन्स मोमेंटम में चेंज और टाइम में चेंज दोनों का चेंज देखना आपको। तो जब आपने 5 सेकंड वाला ब्रेक एकदम अप्लाई किया तो ये मोमेंटम का चेंज बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब अगर आप 1 सेकंड वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो इसी केस में टाइम तो आपका कम है, उससे फोर्स बढ़ेगा, बट मोमेंटम और भी कम है। ये मोमेंटम का चेंज बहुत कम है, क्योंकि 1 सेकंड में गाड़ी नहीं रुकने वाली, तो ये वैल्यू भी कम हो गई, टाइम भी कम हो गया। तो इन नेट जो ये फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, वो फोर्स ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह से आपकी गाड़ी एक तो स्लिप नहीं करती और दूसरा टर्नओवर भी नहीं करती। मीन्स अगर सपोज कीजिए अगर आप ये ब्रेक ऐसे कि सर्कुलर रोड पे लगाओ, ऐसे कोई सर्कुलर रोड है और आपकी गाड़ी यहाँ पे ऐसे जा रही है, और अगर आप अभी ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी के चांस है कि वो ऐसे गोल टर्न ओवर हो सकती है, ऐसे पलट सकती है।
तो वो चीज़ भी यहाँ पे ABS में स्किप हो जाती है, आप उससे भी बच जाते हो। तो ये वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ को कवर किया, उनके एग्जांपल्स कवर किए, कैसे फोर्सेस चेंज होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल को हमने स्टडी किया। इसके बाद हम थर्ड लॉ करेंगे और कुछ जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।